हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 11 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सर्कल्स के बारे में जो पढ़ा था वह क्लास 9th के बेसिस पर पढ़ा था, यानी कि जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था उसी की हमने इसमें रिविजन की थी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में हमें जो पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो थ्योरम है उनका डिस्कशन हम करेंगे। इसके अलावा हम इसमें जितने एग्जाम्पल हैं उसका भी डिस्कशन अपनी इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, मेरे आर डी शर्मा बुक के प्रीवियस एडिशन की मेरे पास में बुक है, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 11 है। हो सकता है कि न्यू एडिशन में ये किसी और नंबर से दे रखा हो। सो देखिए, हमने क्लास 9th में किस बारे में पढ़ा था। हमने क्लास 9th में हमने समझा था कि सेंटर किसे कहते हैं और रेडियस किसे कहते हैं किसी गिवन सर्कल में। इसके अलावा हमने मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, आर्क, इसके बारे में बात की थी। और क्लास 9th में जो थ्योरम थी, जो रिलेटेड थ्योरम हमारी क्लास 10th में यूज होनी है, उसको भी हमने उसमें समझा था। सो देखिए, यहाँ पर 3 फिगर बनी हुई हैं। ये 3 सर्कल है। अब तीनों सर्कल में हम एक प्लेन देख रहे हैं, लाइन एल देख रहे हैं, जो कि इसी गिवन प्लेन में है। सो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि ये लाइन एल जो है इस गिवन सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, जबकि थर्ड वाले केस में तो ये इससे टच ही नहीं हो रही, जबकि सेकंड वाले केस में सिर्फ और सिर्फ ये देखने में भले ही ऐसा लग रहा हो, लेकिन सिर्फ ये एक ही पॉइंट पर टच हो रही है। सो बेसिकली जब कोई लाइन एल किसी सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे काटती है तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। तो इसे क्या नाम दिया जाता है? सीकेंट ऑफ द सर्कल नाम दिया जाता है। और जब कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटती है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। तो उसे क्या नाम दिया जाता है? टेंजेंट नाम दिया जाता है। तो ये हो जाती है हमारी टेंजेंट। और जो ये सर्कल पे टच ही नहीं करी तो इसका कोई लेना देना नहीं होता है। सो अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या समझना है, कुछ प्रॉपर्टीज समझनी है टेंजेंट की, जबकि वो किस पे बना हो? सर्कल के ऊपर बना होता है टेंजेंट, उसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझनी है। सो देखिए, पहली थ्योरम यह कहती है कि जो टेंजेंट है सर्कल पर इस परपेंडिकुलर, वह परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, यानी कि P क्या है? एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस पर कौन सी? AB एक टेंजेंट है, और जो OP है वो रेडियस है। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये 90 डिग्री होता है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। सो बेसिकली देखिए, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ से प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर है AB के। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी, हमने OP के अलावा एक पॉइंट OQ लिया जो कि टेंजेंट के ऊपर है, P के अलावा कहीं पर भी हो सकता है, इस तरफ भी या इस तरफ भी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो OQ जो है वो सर्कल, OQ जो है जो हमने O से Q तक बनाई है, तो वो सर्कल को किसी एक पॉइंट R पर ये कट कर रहा है। और हम यहाँ से ध्यान से देखें तो OP जितना है उतना ही OR भी होगा। OR क्या है? रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये भी रेडियस है। जबकि OQ की बात करें तो OQ क्या है? OR प्लस का RQ। तो इसका मतलब यह हो गया कि OQ बड़ा हो गया OR से, और OR OP के बराबर था, इसलिए हमने OR को रिप्लेस कर दिया OP से। इसका मतलब यह हुआ कि OP छोटी साइड हो जाएगी। और अगर OP छोटी साइड है तो एकमात्र सबसे छोटी साइड ही हमारी परपेंडिकुलर बनेगी। सो इसका मतलब यह हुआ OP इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट। O से कोई भी सेगमेंट कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, OP सबसे छोटी साइड ही होगी। इसीलिए अगर सबसे छोटी साइड OP है तो यानी कि ये परपेंडिकुलर ही होगी। सो इस तरीके से हम इसका प्रूफ कर देंगे। अब इसी थ्योरम को हम कन्वर्स कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। कैसे बदली जाएगी? देखिए, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। कहता है कि यदि हम एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यानी कि इस बार हमने बोल दिया कि परपेंडिकुलर, तो प्रूव करिए कि AB जो है वो टेंजेंट है। इस बार हमें AB को क्या प्रूव करना है? टेंजेंट प्रूव करना है। सो देखिए, सिंपल तरीके से OP परपेंडिकुलर दे रखा है AB के, यानी कि OP और OQ में हम अगर बात करें तो OQ बड़ी साइड हो जाएगी, यानी कि Q पॉइंट जो है वो लाई करेगा आउटसाइड दी सर्कल। दस एवरी पॉइंट ऑन AB, यानी कि AB पर कोई भी पॉइंट ऑफ P को छोड़कर वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? सर्कल के बाहर ही लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक ही पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, दैट इज ओनली P। देयरफॉर AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट P। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ कर देंगे। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। सो देखिए, इसमें एग्जाम्पल के 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सो हमने अभी यहाँ पर यह समझा कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर हम क्या थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 है, ये 13 है, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट में इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 12। अब यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे। लिखेंगे कैसे? यहाँ पर दे रखा है, आप इसी तरीके से इसे कर सकते हैं।
अगला देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 24 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। इनके लिए हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होने चाहिए। मैक्सिमम जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी क्लास 10th की बुक में जितने भी आपको नजर आते हैं उसे आप एक तरफ लिख लीजिए और उन्हें रिवाइज करिए, ताकि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जाम में आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली सॉल्व कर ले कि 24 का स्क्वायर 576 और सीधे सीधे आंसर्स को यहाँ पर लिख पाए। हम अपने कैलकुलेशन टाइम को कम से कम कर सकते हैं इनकी वैल्यूज को याद करके। अब देखिए एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को हम यहीं पे देख लेते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकती है, तो देखिए सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट बन सकती है। अगर एक टेंजेंट यहाँ से गई है तो दूसरी यहाँ से जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक टेंजेंट यहाँ से गई है तो ये भी टेंजेंट हो जाएगी, तो ये तो 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट कहेंगे। सो किसी भी एक सर्कल पे कितनी पैरेलल टेंजेंट जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। लाइन इंटरसेक्टिंग है सर्कल इन 2 पॉइंट, इसे सीकेंट कहते हैं। और एंगल जो बनता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। कितनी टेंजेंट पॉसिबल है सर्कल की, कैन अ सर्कल हैव इन्फिनिटली मैनी, क्योंकि सर्कल जो बना है वो हर एक इन्फिनिटली मैनी पॉइंट से मिलकर बना, और एनी पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट पास होती हुई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियस है 8, रेडियस 8 हो गया। ए बी की लेंथ दे रखी है 15, ये 15 दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी लेंथ बता दीजिए, यानी कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये एक सर्कल बनेगा, सो 8 है, ये 5 है, तो ये 17 होगा, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए 24 है, 25 है, तो इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, तो रेडियस कितनी बनेगी, 7, जो कि हमने इस क्वेश्चन में भी देख ली। अब हम आते हैं अगले पे। देखिए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, अब हम इसे समझते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी टेंजेंट सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट से पास नहीं हो सकती, यानी कि अगर मैंने सर्कल के इस पॉइंट पे यहाँ से अगर टेंजेंट बनानी तो यहाँ से ये टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओनली एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट किसी एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से बन सकती है, यानी कि अगर पी पॉइंट पर हमें टेंजेंट बनानी तो एक ही टेंजेंट बनेगी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से भी टेंजेंट बना दें। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हमने इस तरह से बनाएंगे तो ये सर्कल को अलग एक और पॉइंट पे काट देगी, तो इसे हम सीकेंट नाम देंगे। तीसरा फैक्ट क्या है, 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, किसी एक बाहरी पॉइंट से किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाई जा सकती हैं, इस बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट वह पॉइंट लेंथ हो जाती है जो कि उस पॉइंट से लेकर इस टेंजेंट जिस पर सर्कल को वो टच कर रहा है उसकी लेंथ को ही हम क्या बोल देते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यानी कि PT1 और PT2 क्या हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगी टेंजेंट्स की। अब ये इक्वल होंगी या नहीं, इसको अब हम डिस्कशन में करते हैं। सो देखिए, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इसका मतलब है AP और AQ इक्वल ही होंगी, लेकिन अब हमें यहाँ पे इसे प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव होगा। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि अगर हमें इन्हें प्रूव करना है तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी अलग अलग चीजें होती है, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सो अगर हम बात करें OP की, तो हम देख रहे हैं कि OP रेडियस है और AP एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री। OQ टेंजेंट है AQ पर, तो यहाँ भी एंगल बनेगा 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों का डिस्कशन लें AOP और AOQ का, तो 90-90 हो गया, OP बराबर OQ हो गया क्योंकि ये रेडियस है, और AO साइड हमारी कॉमन हो गई, तो दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AP बराबर AQ हो जाएगा बाय CP/CT। इसका मतलब है कि AP और AQ बराबर है, यानी कि किसी एक बाहरी पॉइंट से किसी गिवन सर्कल पर जो टेंजेंट बनाई जाती है उसकी लेंथ हमेशा इक्वल ही होती है। यही इस बात को यहाँ पर लिखाया गया है। अब अगले पर आते हैं थ्योरम पर। देखिए क्या कहता है, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, यानी कि सर्कल पर 2 टेंजेंट किसी बाहरी पॉइंट से बनाई जाए तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है एट दी सेंटर, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये बराबर है। इसके अलावा दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इसके अलावा क्या कहता है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड, ये जो लाइन सेगमेंट है टू दी सेगमेंट, तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो बराबर ही बनेगा। इस बात को भी हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें 2 चीज़ों को प्रूव करना है। अभी हमने क्या समझा कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर जाना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा ये 90 डिग्री है दोनों तरफ। इसके अलावा OQ और OP रेडियस है और AO कॉमन है, तो इन तीनों क्राइटेरिया से साइड
सॉरी, यहाँ पर हम इस बात को भी ले सकते हैं कि ए पी बराबर ए क्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या प्रूव करना है, एंगल प्रूव करना है। और जो चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं वो अब हमारे लिए अंडरस्टूड है कि ए पी और ए क्यू बराबर ही होंगे, तो हम इसे भी ले सकते हैं। सो साइड से प्रूव करिए या फिर RHS से प्रूव करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरीके आपके वैलिड है। लेकिन दोनों तरीकों से हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आएगा कि AOP, OAP और OAQ ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT एंगल OAP और एंगल OAQ ये दोनों भी इक्वल। इसके अलावा एंगल AOP और एंगल AOQ ये भी इक्वल ही हो जाएंगे। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अब देखिए, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर बनता है। सो यहीं पर इस चीज़ का एक डिस्कशन लिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें कि इट फॉलोज फ्रॉम द अबव थ्योरम दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAQ, यानी कि जो सेंटर है वो गिवन इस, अगर हम इसकी बात करें, इसे भले ही आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस ट्रायंगल में अगर हमने A को बाइसेक्ट कर दिया, एंगल A को, तो यहाँ से पास होने वाली जो लाइन है वो सेंटर से ही पास होगी। सो उसी तरीके से अगर हम यहाँ से भी पास कर दे तो ये भी सेंटर से पास होगी, और अगर हम यहाँ पर कर देते तो ये भी सेंटर से पास होगी। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। तो देखिए क्या समझने की बात है यहाँ पर कि हमने B एंगल और C एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। अगर हमने इसे बाइसेक्ट कर दिया तो ये जिस भी पॉइंट पर मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये कौन सा सर्कल है, ये अंदर बनना है और एंगल बाइसेक्टर से बनना है, तो इस सर्कल को हमने क्या नाम दिया था, इन सेंटर नाम वहां पर दिया था। सो अगर हम यहाँ से O पॉइंट को सेंटर मानकर BC के यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान लें और सर्कल ड्रॉ करें, तो इस सर्कल को हम बोलेंगे इन सर्कल, और जो सेंटर हो जाएगा यह सेंटर कहलाएगा हमारा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। तो देखिए एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, ये 12 दे रखी है, 13 दे रखी है, और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। इसके अलावा जो ये जो पॉइंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट, वो यहाँ से सेंटर से पास हो रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये कौन सा थ्योरम यहाँ पे लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो ये कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर इसकी आंसर आएगा। लिखने का तरीका यहाँ पे दे रखा है, इसी तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब देखिए 7, 25, तो इसका मतलब ये 24, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में अभी तक सिर्फ 2 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज हुआ है, 7, 24 और 25। इसके अलावा 6, 8, 10 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कुछ भी यूज हो सकता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हमें पूरे इस एक्सरसाइज में जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल रहे हैं उसे हम अलग से लिख लें। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑन टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो देखिए हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर हम बात करें इस यहाँ तक के पॉइंट की, DF तक के पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट गई है AD और एक टेंजेंट है AF। सो अभी हमने अभी ऊपर थ्योरम पढ़ी कि टेंजेंट जो होती है आपस में इक्वल होती है। इसका प्रूफ हमने पहले पढ़ लिया, तो अब हमें यहाँ बार बार प्रूफ नहीं करना, हमें कुछ और यहाँ प्रूफ करना है। इसे देखते हैं। यदि AB बराबर AC है तो हमें प्रूव करना है कि BE बराबर EC भी होगा। तो देखिए कितना इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए AD किसके बराबर है, AF के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट से। B से टेंजेंट जा रही है D और E, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल है, और FC भी इक्वल है EC के। तो ये तीनों आपस में इसी तरीके से इक्वल है। अब हमने क्या देखा है यहाँ पर कि AB बराबर किसके है, AC के है। और AB बना कैसे है, तो AB बना है AD प्लस का DB करके, और AC कैसे बना, AF प्लस का FC करके। तो देखिए AD प्लस का BD इक्वल्स का AC कैसे बना है, AF प्लस का FC। सो अगर हम ध्यान से देखें तो AD बराबर तो AF है, हम यहाँ साइड में लिख देंगे, क्योंकि AD बराबर AF है इसलिए ये वैल्यू कट जाएगी। अब बचा क्या, BD बराबर किसके आ गया, FC के, और BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B, क्योंकि BD भी किसके बराबर है, BE के। हम यहाँ साइड में जरूर मेंशन करेंगे कि ये टेंजेंट है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से और ये इक्वल होती हैं, और FC की जगह क्या लिख देंगे, EC, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल 4 पर आते हैं। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC, एक सर्कल है जो कि एक साइड BC को टच कर रहा है एट P, तो P पर टच कर रहा है, इसका मतलब ये टेंजेंट है। एंड टचिंग AB, और AB और AC को आगे की तरफ प्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो ये Q पॉइंट और R पॉइंट पे टच कर रहा है। प्रूव करिए कि AQ जो है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC होगा। इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, अगर हम ध्यान से देखें
बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और बी क्यू और बी पी एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हैं, पी और क्यू एक सिंगल पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट है। सो बी पी बराबर बी क्यू, पी सी बराबर सी आर और ए क्यू बराबर भी ए आर हो जाएगा। अब अगर ए क्यू बराबर ए आर है तो इसे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर ए आर। ए क्यू को लिखा जा सकता है ए बी प्लस का बी क्यू, ए आर को लिखा जा सकता है ए सी प्लस का सी आर। अब अगर बी क्यू की जगह पर बी पी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बी क्यू बराबर बी पी है, और सी आर की जगह पे पी सी लिख देंगे। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी, और बी सी किसके बराबर है, बी पी प्लस का पी सी प्लस का ए सी। अब देखिए ए बी प्लस बी पी को एक तरफ लिख देते हैं, पी सी प्लस पी सी ए सी को इधर लिख देते हैं। अब ए बी प्लस का बी पी कितना हो गया, और उतना ही ए सी प्लस का पी सी हो जाएगा क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी प्लस का बी पी प्लस का ए सी प्लस का पी सी, और ये आपस में इक्वल है तो हमने ट्वाइस कर दिया, यानी कि ए सी प्लस का पी सी और ए बी प्लस का बी पी ये आपस में इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिए हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस। ट्वाइस आने के बाद में जितना बी पी है उतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, और बी पी की जगह पे जैसे ही बी क्यू आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ ए क्यू, और ए क्यू यहाँ से कितना निकलेगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए हमें करना ज़्यादा कुछ भी नहीं था, हमें बस यहाँ से यही देखना था कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है और उसकी जगह पे हमें वैल्यूज पुटअप करनी थी। सो यहाँ से हमें दिखा ए बी प्लस का बी पी, ए बी प्लस का बी पी किसके बराबर है, ए सी प्लस का पी सी। तो यहाँ से हमने ए सी प्लस के पी सी की जगह पर यही वैल्यू वापस से पुटअप कर दी, और फिर अगेन बी पी बराबर बी क्यू है तो बी क्यू लिख दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए क्यू चाहिए तो हमें पूरी टर्म में ए क्यू लाना था। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और इसे एक बार अपने आप से भी लिख कर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, सेम इसी बेसिस पर हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ए पी बराबर है ए आर के, सॉरी ए एक्स पी बराबर है एक्स आर के, एक्स पी बराबर हो गया, सॉरी एक्स पी बराबर है एक्स क्यू के, ए पी बराबर है ए आर के और बी आर बराबर है बी क्यू के। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, एक्स ए प्लस का ए आर इक्वल है एक्स बी प्लस का बी आर के। इजिली सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स पी बराबर दे रखा है एक्स क्यू के, और एक्स पी को हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस का ए पी, और एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी प्लस का बी क्यू। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स ए चाहिए था, ये आ गया है, एक्स भी चाहिए, यहाँ भी आ गया, लेकिन ए पी नहीं चाहिए, हमें ए पी की जगह कितना चाहिए, ए आर, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए आर। लेकिन इस चीज़ को हम साइड में जरूर मेंशन करेंगे कि ए पी बराबर ए आर है, इसलिए हमने इसे रिप्लेस कर दिया है बराबर का एक्स बी प्लस का बी क्यू किसके बराबर है, बी आर के, तो यहाँ लिख देंगे हम बी आर। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, इन ट्रायंगल इन द इन सर्कल। तो देखिए इन सर्कल कब बनता है, जब हम एंगलों को बाइसेक्ट कर देते हैं। ऑर्थो सेंटर कब बनता है, जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम कर देते हैं तो क्या बनता है, सर्कम सेंटर बनता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कब क्या बनता है। सो देखिए द इनसर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टचेज द साइड बी सी सी ए एंड ए बी को डी ई एफ पॉइंट पर टच कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई बराबर का ए ई प्लस का बी एफ प्लस का सी डी इक्वल्स हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। देखिए ए एफ बराबर ए ई के है, बी एफ बराबर बी डी के है और डी सी बराबर ई सी के है। ये आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों तरफ टेंजेंट बन रही है, और इसका प्रूफ हमने पहले ही थ्योरम में पढ़ लिया था। अगर हम तीनों को ऐड कर दें, सो देखिए यहाँ से ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा रिजल्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इतना तो हमने यहाँ से सीख लिया। अब क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, और ए बी क्या है, ए एफ प्लस का एफ बी। तो हमने अलग अलग इसे स्प्लिट कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ ए एफ बी डी और सी ई चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्म में इसे बदल देना है, यानी कि एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस ए ई को एक तरफ लिख दिया, बी एफ प्लस बी डी को एक तरफ लिख दिया, सी डी प्लस सी ई को एक तरफ लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों की जगह एक ही चीज़ यूज़ कर लें, यानी कि सी डी बराबर सी है, तो हम इन दोनों को सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ सी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी एफ को ट्वाइस ऑफ बी डी, दोनों को मिला दे तो ए एफ प्लस ए ई दोनों इक्वल है, तो हम ट्वाइस ऑफ ए एफ लिख सकते हैं। अब ये ट्वाइस इधर चला जाएगा तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है,
सर्कल टचेस ऑल दीज फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। प्रूव कीजिए कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस D है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। और हम यहां से ध्यान दें कि AB प्लस CD, AB यहाँ है CD यहाँ है, हमें दिखाना है BC प्लस का D है। तो देखिए AP बराबर AS है, PB बराबर BQ है। सो अगर हम AP प्लस का PB को जोड़ दें तो यहां से कितना निकल कर आएगा, AB निकल कर आएगा। और AS प्लस का BQ को जोड़ दें, सॉरी अभी और आगे हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम यहां पर लिखेंगे RC AP बराबर AS, BP बराबर का BQ, CR बराबर का CD CQ और DR बराबर का DS। अब देखिए हमें 1 2 3 4 चारों को आपस में जोड़ देना, तो एक तरफ ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, दूसरी तरफ ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। AP प्लस BP को हम लिख सकते हैं AB, AP प्लस BP को लिख सकते हैं AB। इसके अलावा CR प्लस का RD को लिख सकते हैं CD और बराबर आ जाएगा AD प्लस का BC। तो इसी तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। यानी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी थी, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है और इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, यदि ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि पैरेललोग्राम है। यदि यह पैरेललोग्राम है तो AB बराबर CD अपने आप अंडरस्टूड है कि ये दोनों बराबर ही होंगे। इसके अलावा BC बराबर हो जाएगा AD के, ये भी अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पैरेललोग्राम मेंशन है तो हमारे पास में पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है हम उसका यूज एज इट इज कर सकते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है, इसे हमें प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, प्रूव करिए कि जो पैरेललोग्राम एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो रोम्बस होगा। सो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो AP बराबर AS, PB बराबर का BQ, CQ बराबर का CR और DR बराबर का DS। ये चारों तो इस तरीके से इक्वल होंगे। सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा, AP प्लस BP को एक साथ लिख देंगे तो AB बन जाएगा, CR प्लस का RD को लिख देंगे तो कितना बन जाएगा, CD बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज इक्वल आएंगी। अब देखिए AP बराबर CD है, AB बराबर CD, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हमने इसे ट्वाइस ऑफ AB लिख दिया या ट्वाइस ऑफ BC, इससे ये कट जाएगा। और हम क्या देख रहे हैं कि AB बराबर किसके आ चुका है, BC के आ चुका है। और AB पहले से CD के बराबर था और अब आ गया BC के, और BC AD के बराबर, यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल है। इसलिए यहाँ पर ये केस किसका बन जाएगा, रोम्बस का बन जाएगा। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारी रोम्बस की होती है, बस रोम्बस में क्या अलग था कि यहाँ जो साइड्स हैं वो अनइक्वल थी या हमें इक्वल प्रूव करनी थी। अगर इक्वल प्रूव होगी तो ये रोम्बस भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, P एंड PB टेंजेंट है किसी एक पॉइंट P से एक सर्कल पर जिसका सेंटर है O। एट पॉइंट M पर क्या हो रखा है, एक टेंजेंट बनाई जा रही है जो कि PA और PB को K और N पॉइंट पर काट रही है। प्रूव करिए कि KN की वैल्यू AK प्लस का BN के बराबर होगी। तो देखिए PA बराबर PB, KA बराबर KM क्योंकि ये भी टेंजेंट है, और MN बराबर का NB। सो अगर हम यहाँ से सेकेंड और थर्ड को जोड़ दें तो KA प्लस का BN, KA प्लस का BN बराबर का KM प्लस का MN आ जाएगा। और KM प्लस का MN कितना बनता है, KN के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आई कि AK प्लस का BN किसके बराबर हो गया, KN के बराबर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, ABCD क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल D जो है यहाँ पर 90 डिग्री बनना है। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R, टच कर रहा है ABCD को PQRS पॉइंट पर। BC अगर यहाँ पर दे रखा है 38, CD हमारा दे रखा है यहाँ पर 25 और BP दे रखा है हमारा 27। तो BP दे रखा है 27 सेंटीमीटर। फाइंड R। अब हमें यहाँ से R फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये टेंजेंट है B पॉइंट से, तो अगर ये साइड 27 है तो ये भी 27 हो जाएगी CQ यहाँ तक, सॉरी BQ तक। ये 27 आ गई तो बची हुई कितनी आएगी, ये 11 आएगी, तो ये साइड होगी हमारी 11। और अगर CQ 11 है तो इसका मतलब यह हुआ कि RC भी कितना हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 11 जबकि पूरा दे रखा है 25, तो 25 में से अगर हम 11 माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 के बाद वैल्यू बचेगी, यानी कि DR कितना आएगा, 14 आ जाएगा। अब देखिए अगर CD टेंजेंट है और OR रेडियस है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर DS टेंजेंट है तो इसका मतलब यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब तीन एंगल 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये बेसिकली किसकी क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। सो अब देखिए अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें कि OR जितना है उतना ही OS है, सो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस केस में ये रेडियस
इक्वल आ गया तो अब ये किसका केस बन गया, रेक्टेंगल का ना होकर अब ये स्क्वायर का केस बन गया। तो इसका मतलब है कि ये 14 है तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो इसका मतलब है कि इस गिवन फिगर में जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। द रेडियस ऑफ द इनसर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। एक इनसर्कल जो कि एंगल बाइसेक्टर से मिलकर बनता है वो है, उसका रेडियस है 4। सेगमेंट इनटू विच वन साइड डिवाइडेड बाय द अपोजिट बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी कि एट द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो ये साइड है इसे इसने बांट दिया 6 और 8 सेंटीमीटर। बाकी की अदर साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए अगर ये 8 है तो जितना MC है उतना ही LC हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट है। अगर ये 6 है तो AN भी 6 हो जाएगा। तीसरी साइड हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। सो बेसिकली अब हमारे पास में केस क्या आ गया है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब जाकर हमारी बाकी की साइड्स निकलेंगी। सो देखिए अगर हम यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूले की बात करें तो सेमी पेरीमीटर हम निकालेंगे। सो देखिए सारा का सारा पेरीमीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड। हमने सम ऑफ ऑल साइड्स कर लिया जिसमें कि 2 बार x आ गया। 2s बराबर इतना है तो s निकालेंगे। s अगर हमारा निकल कर आ गया, अब हमने इसमें क्या लगा दिया, हीरोन्स फॉर्मूला s s माइनस a s माइनस b s माइनस a। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है। तो इससे पिछली क्लास में हमने जितनी भी चीज़ों को यूज़ कर रखा है आप उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। बस आप साइड में जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये क्या है और आपने कहाँ से इसे लिया है। यानी कि हमने ये कहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल पता किया, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो आप इसे साइड में अगर हीरोन्स फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए और उसके बाद आप इसे एज इट इज यूज कर लीजिए। सो हमने इसे यूज करा और यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल कर आया कुछ इस तरीके से। अब अगर हम ध्यान से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाले, एक एरिया हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि एक ट्रायंगल है ये, दूसरा ट्रायंगल हमारा बनना है यहाँ पर ये, और तीसरा ट्रायंगल हमारा बनना है इस तरीके से। अब तीनों ही केसेस में अगर हम ध्यान से देखें सो हमारे पास में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये हाइट का काम करेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। सो बेस हमारे पास में यहाँ पर कितना है, x प्लस का 8 इंटू का हाइट कितनी है 4 प्लस इसका बेस निकालेंगे तो देखिए 1/2 इंटू 14 इंटू का 4 प्लस 1/2 इंटू x प्लस 6 इंटू का 4। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप किया और क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो दोनों ही केस में एरिया तो इक्वल ही होंगे। हमने एरिया को इक्वेट किया, यहाँ से वैल्यूज निकल कर आई x की 7। सो अब हमारे पास में x निकल के आ गया, हम x को यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये 7 ये भी 7, यानी कि ये साइड आ गई हमारी 13, ये होगी हमारी 15 और ये होगी हमारी 14। सो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC। देखिए यहाँ पर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि ये इन सर्कल है कि क्या है। इसके बाद साइड दे रखी है 8, 10 और 12। सो अब हमें क्या प्रूव करना है, AD, BE और CF को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बस हमें क्या समझना है कि हमने इसको x माना तो ये भी x, इसे y माना तो ये भी y, इसे z माना तो ये भी z, क्योंकि टेंजेंट है ये। और यहाँ से क्या गिवन है, AB को 12 मान लिया, AB को कितना मान लिया हमने 12, और BC को मान लिया हमने 8 और इसे मान लिया हमने 10। तो देखिए इस तरीके से अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो 2x प्लस 2y प्लस का 2z मिलाकर कितना आ जाएगा, 12 और 8 20 और 30 के बराबर आ जाएगा। XYZ हमारा निकल के आएगा 15। इतनी वैल्यूज हमारी यहाँ से निकल के आ जाएंगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस वाई किसके बराबर है, 12 के। वैल्यू पुट कीजिए तो x प्लस वाई 12 है तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 15। तो इसका मतलब है z कितना रहा होगा 3। अगेन इसी तरीके से वैल्यू पुटअप करेंगे और हमारे सारे के सारे आंसर्स निकल कर आ जाएंगे। अगले एग्जांपल पे आते हैं, देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द एक्सट्रीम्स ऑफ एनी कॉर्ड। तो देखिए एक ही कॉर्ड है AB, इसके एक्सट्रीम यानी कि लास्ट पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बनाई है और वह इक्वल एंगल बनाएगा कॉर्ड के साथ में, ये प्रूव करना है। यानी कि ये एंगल इक्वल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए बहुत ही इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इस केस में ध्यान दें तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है इसे समझते। तो देखिए हम अगर बात करें 90 डिग्री एंगल की तो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री एंगल हमेशा रेडियस से बनता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कहाँ से एंगल कितना बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कॉर्ड है, सेंटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। सो अब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि PAC बराबर का PBC हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव हो जाएगा, PA बराबर PB है, ये तो क्लियर है क्योंकि टेंजेंट है। एंगल APC बराबर हो जाएगा एंगल APB। ये एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अगर हम इसे सेंटर से जोड़ देते हैं
तो हमने यह चीज प्रूव कर ली है कि सेंटर से पास होने वाली जो ये लाइन सेगमेंट है, यहां से जो हम ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट के उस पॉइंट पर एंगल बाइसेक्ट करती हुई आती है। तो ये एंगल अपने आप में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि पी एंड पी बी आर इक्वली इंक्लाइन टू ओपी। अब इसके बाद में पीसी कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे? एस साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी बाकी के सारे जो भी रह जाएंगे पार्ट्स, यानी एंगल और साइड्स, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एसी बराबर बीसी। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि ये जो सामने वाली कॉर्ड है, इसे इसने हाफ हाफ में बांट दिया, यानी कि बाइसेक्ट कर दिया। इसके अलावा ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, कि यानी कि ये 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इसके अलावा ये एंगल भी इसके बराबर है। क्वेश्चन कुछ भी आए, करना हमें एक ही कंसेप्ट है। इसी तरीके से हम ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और अपने क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही दे रखा था जो हमने यहाँ पर अभी ऊपर प्रूव करा है कि ओपी जो है बाइसेक्ट कर रही है एबी को। सो हमने यहाँ पर इसी चीज को भी प्रूव कर दिया, क्योंकि देखिए यदि ट्रायंगल हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल एसीपी भी एंगल बीसीपी के बराबर है। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, जबकि हम जानते हैं कि एसीबी एंगल बनेगा 180 डिग्री और हाफ हाफ कर देंगे, तो ये भी 90, ये भी 90। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें हमने यहाँ पर समझ ली। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है। देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसे आप एक बार जरूर करके जाएं सॉल्व। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक पॉइंट ओ से, ये सेंटर से पॉइंट, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और एक टी पॉइंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से टेंजेंट बनाई गई है जो कि टच कर रही है गिवन सर्कल को पी और क्यू पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू होगा, इसके बराबर हमें यहां पर दिखाना है। इजिली सॉल्व हो जाएगा, बस आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है इसे समझते। तो देखिए जैसे बुक में दे रखा है इसी तरीके से हम समझेंगे। टीपी बराबर है टी क्यू के। अगर टीपी बराबर है टी क्यू के तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल बराबर हो गया इसके। अब देखिए टीपी क्यू एंगल में हमने क्या देख लिया कि टी पी क्यू प्लस का टी क्यू पी प्लस का पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री, और हमने देख लिया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसे ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 180 माइनस पी टी क्यू। पी टी क्यू को हम इस तरफ ले आए। अब हमने ट्वाइस को क्या कर दिया, इसके नीचे ले गए, तो यहाँ कितना बचेगा 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। अब अगर हम यहाँ से हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू निकाल लेते, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर ट्वाइस पी टी क्यू चाहिए, तो यहाँ पे पी टी क्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस एंगल टी पी क्यू। अब हम आगे आते हैं। तो देखिए अगर अब हम इसमें बात करते हैं, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पीटी पर। यदि ओपी परपेंडिकुलर है पीटी पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ओ पी क्यू प्लस का क्यू पी टी को जोड़ा जाए तो 90 आएगा, और हमें यहाँ पर चाहिए ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस का एंगल टी पी क्यू। अब इस वैल्यूज को हमें क्या कर देना, ओ पी क्यू की जगह पर ये वैल्यूज हमें यहाँ पर एज इट इज पुटअप कर देंगे। तो हमने देखा फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या नजर आया कि एंगल हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर टी पी ओ की वैल्यू निकालें तो टी पी ओ कितना बनेगा 90 माइनस का एंगल ओ पी क्यू। अब इसे हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो देखिए 90 माइनस 90, तो 90 से 90 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, प्लस का ओ पी क्यू। तो इस वजह से ये वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। और ट्वाइस यहाँ पर था, अपॉन में था 2, और यहाँ जाएगा तो ये ट्वाइस बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। तो हमें करना कुछ भी नहीं था, एंगल पी टी क्यू निकालना था और एंगल ओ पी क्यू निकालना था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। जब वैल्यूज निकालेंगे इसमें बाकी कोई भी फॉर्मूले में और कोई भी एंगल यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। सो हमने यहाँ पर 90 वैल्यू आ गई और एंगल टीपी क्यू, क्योंकि हमें रिजल्ट में भी यही दो वैल्यूज चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड लाइन टीपी की हमें लेंथ निकालनी है। तो देखिए यहाँ से टीपी निकालना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। तो देखिए पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और अभी अभी हमने यहाँ पर यह समझा है कि कोई भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड पर, अगर हम यहाँ से सेंटर से पास होती हुई कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो सामने वाली कॉर्ड को ये 90 डिग्री पर काटती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करती है, यानी कि ये 4 ये भी 4। सो देखिए हमने यहाँ तक इतनी चीज़ों को समझ लिया, और इसके बाद में अब हमें क्या निकालें, टीपी की लेंथ निकालें। देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ 90 है तो ये भी 90, तो इसका मतलब है ये 5 ये 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ आर आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने ओ आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3 सेंटीमीटर।
अब अगर हम ध्यान से देखें इस गिवन ट्रायंगल में, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट निकल कर आएगा कि OT यहाँ 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनस, तो OT का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, TP स्क्वायर प्लस का OP का स्क्वायर। और TP को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम TP को लिख सकते हैं TR प्लस का PR। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर भी एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है, यहाँ 90 डिग्री बनना है, तो PT का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, TR स्क्वायर प्लस का PR स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। अगर हम किस ट्रायंगल की बात करें, PRT की, सो PT की जगह पर यानी कि TP की जगह पर हमने ये वैल्यूज को पुटअप कर दिया। अब जिसे हमने y माना है उसकी जगह y रख देंगे और वैल्यूज निकालेंगे तो y हमारा निकल कर आ जाएगा। अब y हमारा निकल कर आ गया यानी कि RT निकल कर आ गया हमारा 16/3। अब अगर इस गिवन ट्रायंगल में हम फॉर्मूला लगाएं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो x की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ से TP निकल के आएगा 20/3। सो इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है और ये इससे ज्यादा इजी है जैसे कि हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में समझा। तो देखिए कितना इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, पहले इसे दोबारा यहाँ पर बना लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या क्या रखा है, एक ये सर्कल है, यहाँ से इस तरीके से जा रही है, ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई, ये वैल्यूज इस तरीके से आ गई और ये यहाँ पर बन गया। और यहाँ पर देखें तो PRQOT। अब देखिए क्या कहता है, TPQ हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। TO क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर तो यहाँ पे एंगल बराबर है। PR कितना दे रखा था, 4 सेंटीमीटर, QR भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अगर इन ट्रायंगल ORP में बात करें, ORP तो ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका मतलब OR कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल TRP और ट्रायंगल PRO, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर सिमिलर करना है। देखिए हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंट होंगे भी नहीं, ये क्या है, आपस में सिर्फ और सिर्फ सिमिलर होंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट निकल कर आएगा कि TPR TPR प्लस का PTR ये 90 डिग्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंगल 90 है, तो बचे हुए दोनों एंगलों को जोड़ेंगे तो ये भी 90 ही आएगा। और यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो एंगल TPR प्लस का RPO यानी कि 1 और 2 को जोड़ने पर 90 आ रहा है और 2 और 3 को जोड़ने पर भी 90 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल PTR जितना होगा उतना ही एंगल PRPO भी होगा, यानी कि 1 बराबर किसके आ जाएगा, 3 के। इतनी चीजों को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए एंगल PTR बराबर हो गया एंगल RPO के। सो अब ट्रायंगल TRP और ट्रायंगल PRO में ध्यान देते हैं। सो देखिए TRP में PR कॉमन है, PR इस वाले में भी आ रहा है और इस छोटे वाले में भी आ रहा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री बनना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनना है। ये एंगल यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट्स इक्वल हैं, अगर ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि TP/PO बराबर का RP/RO। तो जो वैल्यूज नहीं दे रखी वही हमें फाइंड आउट करनी थी। इस तरीके से भी हम 20/3 फाइंड आउट कर लेंगे। सो बेसिकली आप किसी भी तरीके से कीजिए, और ये वाला जो कंसेप्ट है जिस तरीके से वैल्यूज निकाली है ये ट्रायंगल वाले चैप्टर से रिलेटेड है। बाकी एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं आता है कि इसे ट्रायंगल वाले चैप्टर से ही प्रूव करिए, हमसे सिर्फ पूछा जाता है कि हमें सॉल्व करना है। तो आपके पास में कोई भी कंसेप्ट है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका यह पढ़ा हुआ हो और करेक्ट तरीका भी हो। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, L और M दो पैरेलल टेंजेंट है, A और B पर ये टेंजेंट बना रहे हैं। टेंजेंट एक C है जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है, मेक्स एन इंटरसेप्ट D पर एक इंटरसेप्ट कर रहा है बिटवीन M और L। L और M एक हमारी लाइन है जिसपे कि एक टेंजेंट C है जो कि L और M को काट रहा है D और E पर। हमें प्रूव करना है कि DFE 90 डिग्री होगा, यानी ये एंगल हमें 90 डिग्री दिखाना है। इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस हमें क्या समझना है इस पर बात हम करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर यह गिवन है कि D पॉइंट आउटसाइड, और हमने यहाँ पर यह समझ लिया है कि AD बराबर का DC होगा। और इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो DF बराबर DF कॉमन हो जाएगा और AF जितना है उतना ही FC हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि ADF ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया DFC के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ADF ये वाला एंगल
और एंगल CDF, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। आपस में इक्वल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ADC हो गया ट्वाइस ऑफ CDF। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BCEB, जो एंगल CEB है वो ट्वाइस ऑफ एंगल CEF है। सो एंगल CEB कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल CEF हो जाएगा। अब हमें किस में ट्रायंगल में बात करनी है, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस में, DFE में। सो एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसे जोड़कर 180 आएगा। और अगर हम ध्यान से देखें कि एंगल ADC प्लस का एंगल CEB ये किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ये दोनों ट्रांसवर्स, ये दोनों हमारी क्या थी, पैरेलल लाइन थी, और ये है हमारी ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना आता है, 180 डिग्री के बराबर आएगा। सो इसी चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में ADC को क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ CDF यहाँ से, और CEB को क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ CEB को क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ CEF, ट्वाइस ऑफ CEF। ट्वाइस इस तरफ जाएगा तो ये 90 बनेगा, तो इसका मतलब हो गया कि अंदर का ये वाला एंगल और इसे जोड़ दिया जाए तो ये 90 डिग्री है, और पूरे ट्रायंगल होता है 180, तो इसका मतलब बच क्या गया, ये एंगल और ये कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव करिए कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि जो एंगल दो टेंजेंट के बीच में बन रहा है और एंगल जो कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, और इससे बनने वाला यहाँ जो एंगल बनेगा, ये दोनों मिलाकर कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। ये हमें प्रूव करना है। सो बेसिकली हम इसे इस तरीके से बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि यदि OA और OB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये दो 90 हो गए तो बच जो गया वो भी कितना हो जाएगा, 180 के बराबर ही आएगा। सो देखिए हम यहाँ पर क्या करना है, लेट AB P एंड PB दो टेंजेंट हो गई। वी हैव टू प्रूव AOB प्लस का APB, AOB प्लस का APB सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। OAP ट्रायंगल और OBP ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो अगर हम यहाँ से AOP की बात करें तो AOP कितना हो जाएगा, 90 माइनस का OPA। सो बेसिकली हमें यहाँ से रिजल्ट यही निकल कर आएगा कि OPA किसके बराबर हो जाएगा, OPA, ये एंगल बराबर हो जाएगा OPB के। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर ये हो जाएगा। यानी कि APB को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, APB को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ APO या OPA। AOB को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल AOB को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल AOP। और हम जानते हैं कि एंगल AOP प्लस का एंगल APO प्लस का एंगल OAP जोड़ दे तो 180 आएगा, और OAP पहले से दे रखा 90 डिग्री, तो जो बच गया उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट अप करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा कि AOB प्लस का APB किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम इसे इजीली प्रूव कर देंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, सो दैट द टेंजेंट लाइज एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर टू अ सर्कल इज पैरेलल। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, हमें यहाँ पर यह शो करना है कि जो टेंजेंट है लाइन, सो दैट द टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, ये हमारा डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाए तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल ही होंगी, ये हमें प्रूव करना है। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पढ़ा कि दो लाइनें पैरेलल है तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, दोनों का सम कितना आता है, 180 के बराबर आता है। तो अगर हम यहाँ से इस चीज को प्रूव कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए PQ और RS क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से टेंजेंट पहले से मेंशन है। अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, यानी कि AB परपेंडिकुलर हो गया PQ के और AB ही परपेंडिकुलर हो गया RS के, यानी कि ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। इसका मतलब एंगल PAB बराबर हो गया एंगल ABS के, या हम ये कह दें कि PAB बराबर हो गया एंगल ABR के। और अगर ये एंगल बराबर है तो ये एंगल इक्वल हो गए। तो हम इसे कैसे भी दिखा सकते हैं, या तो हम इसे इस तरीके से दिखाएं कि ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, और अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर आ गए तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि PQ पैरेलल है RS के। सो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है,
in two concentric circle proved that the chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle bisect at the point of contact। कहने का मतलब यह है कि बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल पर जो टेंजेंट बनना है इसकी वजह से यह आधे आधे में बट रही है, यानी कि ए बी बराबर पी बी प्रूव करना है। तो देखिए कितना इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और हम इसे यहाँ से जोड़ देते हैं। सो देखिए ओ कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ओपी रेडियस है छोटे सर्कल की और ए बी क्या है टेंजेंट है। तो यानी कि इसका मतलब है कि ओपी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और अगर हम बड़े सर्कल की बात करें, अब छोटे वाले को भूल जाइए, हमने पढ़ा था कि बड़े वाले अगर किसी सर्कल में कोई एक यहाँ पर सेंटर से अगर इस पर लाइन ड्रॉ करी जाती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो ये आपस में बाइसेक्ट भी करती है। तो यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री क्वेश्चन में पहले से मेंशन है, क्योंकि छोटे वाले के लिए क्या टेंजेंट है और ये क्या रेडियस है। तो बड़े वाले के लिए बी तो यही सेम रहेगी, ए यहाँ रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ पी रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ओ ए बराबर ओ बी और एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी, ये सारी की सारी चीज़ें क्लास 9th में हमने समझी थी। इसका मतलब ए पी बराबर किसके आ जाएगा, पी बी के आ जाएगा। अगर आपने क्लास 9th में इस चीज़ को ढंग से नहीं समझा था तो मैंने पिछली वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम थी उसे भी वहाँ पर समझा रखा है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, ओ यदि सेंटर ऑफ द सर्कल और किसी सर्कल का सेंटर है, पी एंड पी बी टेंजेंट है, सो कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। हमने इसका भी डिस्कशन वहाँ पर किया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वह क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो कि हमारे अपोजिट एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री की वैल्यू बनाते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पर यही प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा, देन इट इज साइक्लिक। सो देखिए ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी पर और ओ बी परपेंडिकुलर है बी पी पर, तो ये एंगल तो 180 डिग्री हो गया, ये 90 तो बच जो गया एंगल वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। सो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अगर हमने अपोजिट एंगल्स को 180 दिखा दिया तो ये साइक्लिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखिए सेंटर पर भी यह इक्वल एंगल ही बनाती है। अ सर्कल टचेस द सेंटर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पीक्यूआर है, सो कीजिए कि जो एंगल बन रहा है अपोजिट साइड का वो सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब ये कि सप्लीमेंट्री 2 और 3 जोड़ दिया जाए और 7 और 6 जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। बहुत ही आसानी से हम इसे प्रूव कर देंगे। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 बराबर 2k है, ये 1 बराबर किसके आएगा 2k, क्योंकि a एक्सटर्नल पॉइंट है और o क्या है सेंटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल है। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 5 6 के बराबर है, 7 8 के बराबर, सबको जोड़ देंगे तो 360 आएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें 1 और 2 की जगह पर हम 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ 2 हो गया। 3 और 4 की जगह पर ट्वाइस ऑफ 3 लिख देते हैं। 6 और 7 की जगह पर ट्वाइस ऑफ 6 कर देते हैं और 7 और 8 की जगह पर ट्वाइस ऑफ 7 कर देते हैं। बराबर किसके आएगा 360 के। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी कर लिया। ट्वाइस को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 360 से डिवाइड करेंगे 180 आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बना रहा है, ये सप्लीमेंट्री को ही बता रहा है, यानी कि 2 और 3 जोड़ दिया जाए और 7 और 6 जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया सप्लीमेंट्री। सो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था जो कि इजिली प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग The points of a contact of two parallel tangent passes through the center। कहता है prove that the segment joining the point of contact of two parallel tangent। देखिए ये 2 पैरेलल टेंजेंट है, ये एक सेगमेंट है जो कि इन दोनों को टच करती हुई आ रही है। पास प्रूव करिए कि ये पास कहाँ से हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो यहाँ एंगल कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ध्यान से समझिए हमने क्या करना है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये तो क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि 2 पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है। हमने क्या करना है कि सी ओ को एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर देनी है पी क्यू के। अगर सी ओ पैरेलल है पी क्यू के तो सी ओ पैरेलल हो जाएगी आर एस के भी। अगर ऐसा है तो एंगल पी ए ओ प्लस का एंगल सी ओ ए ये 180 डिग्री के बराबर आएगी, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। और हमने यहाँ पर देख लिया कि एंगल सी ओ ए कितना बन जाएगा, इस तरीके से एंगल सी ओ ए भी आ जाएगा हमारा 90 डिग्री के बराबर। और अगर हम यहाँ से देखें इधर से प्रूव करें तो ये तो 90 डिग्री, ये 90 है और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और अगर ये 90 है ये भी 90 है, इसका मतलब ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो वो सेंटर से ही पास हो रही होगी। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच टच अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। देखिए इस केस में हमारा लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस हमने समझा था कि किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी पर अगर हम एक लोकस बनाए तो उससे क्या फिगर बनती है, सर्कल बन जाता है।
अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सेंटर का लोकस बनाना है विच टच द गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर दो तो सर्कल बना दिए, अगर हम यहाँ से तीसरा सर्कल बनाए तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, अगले का सेंटर कहाँ आएगा, वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो सेंटर है वो हमेशा इसी तरीके से चलेगा, तो यही हमारी लाइन क्या बन जाएगी, यही हमारी लाइन लोकस हो जाएगी। सो यही यहाँ पर हमें लिखना है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एंड ओ डैश लाई ऑन द सेम लाइन, हेंस रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा, लाइन परपेंडिकुलर, जो कि ए बी पर परपेंडिकुलर, वही इसका क्या बनेगा, लोकस बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन अ गिवन फिगर सर्कल ओ आर, यानी कि सेंटर है ओ और रेडियस है आर, एंड दूसरा कहता है ओ और आर बाय 2 इंटरनली टच कर रहे हैं ए पॉइंट पर इन दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, कौन से सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की, इंटरसेक्ट कर रही है छोटे वाले सर्कल को सी पॉइंट पर। प्रूव करिए कि ए सी जितना होगा उतना ही सी बी भी होगा। सो देखिए, अगर हमें ये चीज़ को प्रूव करना है तो हमने बाकी जो भी चीज़ें पहले उसे ज्वाइन कर दिया, ओ ए को, ओ सी को और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। ओ सी ए क्या है, ओ सी ए एक क्या है, सेमी सर्कल एंगल बना रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या बता दिया गया है, ये रेडियस का आधा है। सो यहाँ से जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है। सो यहाँ से हमें समझ में आया कि जितना ओ ए होगा उतना ही यहाँ से ओ बी भी हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का क्या है, रेडियस है। और ओ सी ए जितना है 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओ सी कॉमन हो गया, तो ये देखिए ये बराबर इसके आ गया, ये 90 डिग्री हो गया, ओ सी कॉमन हो गया, यानी कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ए सी बराबर किसके आ जाएगा, बी सी के आ जाएगा, बाय सी पी सी टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या लिखा है, यदि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, प्रूव करिए जो भी कॉर्ड आउटर सर्कल के लिए हम जहां से ड्रॉ करेंगे वो दोनों की दोनों आउटर कॉर्ड जो है वह इक्वल ही होंगी। अब ये कॉर्ड जरूरी नहीं है ऐसे हो, ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से जा रही हो और एक यहाँ से जा रही हो, ये दोनों भी कॉर्ड आपस में इक्वल ही होंगी, यही बात हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। सो देखिए हमने क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी बराबर सी डी है। सो अगर हम ए बी बराबर सी डी को प्रूव करना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ से बी एम बराबर डी एन दिखा दें तो ट्वाइस भी इक्वल ही होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। सो हम यहाँ से इसे ज्वाइन कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी डी टेंजेंट है, ओ एम और एम एन क्या है, रेडियस है। ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल सच दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हेंस ए बी बराबर सी डी। सो देखिए अगर हम यहाँ से प्रूव करना चाहें तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि देखिए यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओ बी इक्वल है ओ डी के, क्योंकि ये रेडियस है, और ओ एम बराबर ओ एन भी हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस। ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बी एम बराबर डी एन हो जाएगा। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये हमने क्लास 9th में समझा था, तो बी एम जितना है उतना ही डी एन है। और अगर हम ट्वाइस ऑफ बी एन और ट्वाइस ऑफ डी एन कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ बी एम कितना आएगा, ए बी के बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ डी एन किसके बराबर आएगा, डी सी के बराबर आएगा, ये हमारा इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच टच टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए इस हमें एक लोकस निकालना है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाले यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर का लोकस निकालना है, सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है जो कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन को टच करे। अब मान लेते हैं कि ये इसका सर्कल का सेंटर, ये इसका सर्कल का सेंटर। अब अगर हम एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि ऐसे जाएगा, यहाँ से टच करके तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, यहाँ से जाएगा कोई सर्कल तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर आएगा। एक और बड़ा सर्कल ले लेते हैं जो कि इसके लाइन को ये आगे जाएगी, टच करेगी तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, इसे आगे बढ़ा देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा। तो जो सेंटर हम देख रहे हैं वो हर केस में कहाँ आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ। इस तरीके से हमारा जो सर्कल है उसके सेंटर्स इस तरीके से चलेंगे। तो अब जो लोकस हो गया वो क्या हो गया, ये वाली लाइन ही हमारा लोकस कहलाएगी। सो यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। चाहे वो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है लोकस और किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली देखिए अगर हम दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, पी बी बराबर पी बी है, पी है क्योंकि ये टेंजेंट है, और ओ पी कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ओ ए पी बराबर का ये वाला एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पी बी ओ ट्रायंगल और पी ए ओ ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ पी बाइसेक्टर होगी ए पी बी की, ओ पी बाइसेक्टर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ओ पॉइंट कहाँ लाई करेगा, L1 और L2 के इस लाइन के बाइसेक्टर पर लाई करेगा। तो यही लोकस हमारा हो जाएगा, यानी कि इन दोनों लाइनों को द रिक्वायर्ड लोकस इज द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल्स, जो
टेंजेंट पर बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी लाइन, उसी लाइन पर ही इन दोनों के लोकस को हमेशा यहाँ पर लोकेट होंगे। हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, लेट ए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सो आप इतना ज़्यादा घबराइएगा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सो देखिए यहाँ पर कहता है कि ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। देखिए मैं अलग से बताता हूँ आपको कि एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इन दोनों का कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए। आगे कहता है इसका सर्कल का एक का सेंटर है, एक का सेंटर है क्यू। आगे कहता है दी टेंजेंट, एक ए पॉइंट से टेंजेंट बन रही है दोनों सर्कल पर। तो देखिए यहाँ से अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये जाएगी, एक ही पॉइंट पे टच होगी, ध्यान रखिएगा एक ही पॉइंट पर ये टच हो रही होगी, इस तरीके से ये जाएगी। और ए से अगर क्यू वाले सेंटर वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाए तो ये कुछ ऐसे जाएगी। हो सकता है सेंटर से पास हो सकता है नहीं भी पास हो, तो ध्यान रखिएगा ऐसा जरूरी नहीं है सेंटर से ही पास होगी, टेंजेंट है कहीं से भी जा सकती है, बस ये सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेगी। आगे क्या लिखा है, मीट दी सर्कल अगेन एट बी एंड सी। तो ये पहले वाली जो है ये सी पर मिल रही है और इधर वाली किस पे मिलेगी, बी पर मिलेगी। लेट पी बी लोकेटेड सो डेट पी को एक इस तरीके से लोकेट करा गया कि ए ओ पी क्यू क्या बना दे, एक पैरेललोग्राम बना दे। यानी कि हमने यहाँ पर पी पॉइंट कोई एक ऐसा ढूंढा जहाँ से कि ये क्या बना दे, पैरेललोग्राम बन जाए। पी पॉइंट यहाँ पर क्या है, यानी कि ए ओ पी क्यू क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। तो प्रूव करिए कि जो P है वह सर्कम सेंटर हो जाएगा ABC ट्रायंगल का। तब हमें प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल का यह P पॉइंट क्या है, सर्कम सेंटर। यानी कि अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये सर्कल यहाँ पर बन जाए, कहने का मतलब यह हो गया। अब अगर हम यहाँ से इसे हटा देते हैं, सो बेसिकली इसे यहाँ से हटाने के बाद में हमारे पास में क्या रिजल्ट निकल कर आए, कुछ ये चीज़ बन जाए। सर्कम सेंटर कब बनता है, जब हम दोनों सभी साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं। यानी कि इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाने के लिए मुझे इसे इस तरफ लेना पड़ेगा। यानी कि पी पॉइंट का ही यहाँ पर आ रहा है, इन तीनों साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर है पी पॉइंट। सो हमें यहाँ पर इस चीज़ को दिखाना है। अब हम यहाँ से पी ए को लेकर एक रेडियस मानकर एक सर्कल बनाया तो ये ऐसा सर्कल बन जाए, इसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर पी, और ये बन गया हमारा सर्कम सर्कल। सो ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, इसका मतलब हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखा देना है। सो देखिए किस तरीके से दिखाएंगे, अगर हमें इसे सर्कम सेंटर प्रूव करना है तो ये हमें पी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना पड़ेगा, किसका, ए बी का और ए सी का। सो देखिए अगर हम यहाँ से ध्यान दें कि ये हमारी टेंजेंट थी, इसका मतलब है ओ ए पर ये परपेंडिकुलर बना रही होगी। और अगर ये ओ ए पर परपेंडिकुलर बना रही है, इसके अलावा हम इस पर ध्यान दें, ये वाली भी साइड हमारी क्या है, टेंजेंट थी, और ये ओ क्यू पर हमारा परपेंडिकुलर बना रही है। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि पी क्यू जो है ओ पी एंड पी क्यू ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें इसे शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे, ए सी क्या एक टेंजेंट है ए पर, इसका मतलब है कि ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर हो गया ए सी पर, और पी क्यू भी परपेंडिकुलर हो गया ए सी पर। पी क्यू क्यों परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया है कि ओ ए पैरेलल है किसके, पी क्यू के। अगर ओ ए पैरेलल है पी क्यू के तो यहाँ अगर 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ भी 90 बनेगा। तो इसका मतलब है पी क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ए सी का। उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस केस में जो एंगल बनेगा यहाँ पर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री ही बन जाएगा। सो अगेन देखिए सिमिलरली बी ए की बात करें तो बी ए टेंजेंट है किसके लिए, इस गिवन सर्कल के लिए, छोटे वाले के लिए। तो बी ए परपेंडिकुलर है ए क्यू पर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और बी ए परपेंडिकुलर है ओ पी पर भी। बी ए किस पर परपेंडिकुलर बनेगी, ओ पी पर भी परपेंडिकुलर बनाएगी। तो बी ए परपेंडिकुलर हो जाएगी ओ पी पर, क्योंकि ये भी क्या है, पैरेललोग्राम का केस बन रहा है। सो यानी कि ओ पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इसका मतलब यह हो गया कि ओ पी जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, ए बी का। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप से हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम इसे ज्वाइन करके भी समझ सकते हैं। सो इसका मतलब है कि पी वह इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब यह हुआ कि पी क्या है, सर्कम सेंटर कहलाया जाएगा। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसका डिस्कशन हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं जब हमें ये साइडों को इक्वल दिखाना होता है, या टेंजेंट को बराबर दिखाना होता है, या यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है 7, यहाँ पर लिखी होती है 24, और यहाँ हमें इसे फाइंड आउट करना होता है। सो इस तरीके से हमारे इस एक्सरसाइज के इस
यूनिट के सर्कल वाले चैप्टर के थ्योरम और एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।